नमस्कार साथियों। प्राचीन भारतीय इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम मौर्य का प्रशासन के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हम लोगों ने अशोक के इतिहास के बारे में पढ़ा, उनके अभिलेखों के बारे में पढ़ा, उनके साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे जो पूर्व की क्लासें हों उसको देख लें। तभी आपको मौर्य काल समझ में आएगा, मौर्य काल का प्रशासन समझ में आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मौर्य काल के प्रशासन के बारे में, क्योंकि इससे पहले दो लेक्चर जो मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल के शासक और मौर्य काल के जो अशोक के बारे में, अशोक के बारे में एक क्लास में पूरे में समझाना गया। तो आज हम लोग मौर्य काल का जो प्रशासन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि मौर्य काल का प्रशासन कैसा था। तो मौर्यों के प्रशासन का जो वर्णन मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, तो भाई कैसे हम लोगों को जानकारी मिलती है कि मौर्यों का प्रशासन कैसा था। तो ये हम लोगों को जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है उससे हमें मौर्य काल के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और इंडिका जो पुस्तक है, इंडिका मैंने आपको बताया था कि मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। तो जो इंडिका है मैंने आपको बताया था कि ये मूल रूप से नहीं मिलती है। ये स्टैबो है, प्लिनी है, स्टेरियन है, इनके विदेशी यात्रियों की जो विवरण से इनकी जानकारी मिलती है इंडिका की। ठीक है, तो इंडिका हुआ और अर्थशास्त्र हुआ, इन दो पुस्तकों से मौर्य काल के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इतना क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि मौर्यों का जो केंद्रीय प्रशासन था, जो केंद्रीय प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। इसका मुखिया राजा हुआ करता था। ये कौटिल्य की नीति थी कि मुखिया हमेशा राजा होना चाहिए। ठीक है, राजा की जो सहायता के लिए अर्थशास्त्र में, यानी कि अर्थशास्त्र किसी पुस्तक की, कौटिल्य की, इसमें 18 तीर्थों और 26 अध्यक्षों का वर्णन मिलता है। 18 तीर्थ यानी कि आज की वर्तमान की दृष्टि से देखें तो मंत्री, 18 तीर्थों और 26 अध्यक्षों का वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार। अगर हम देखें तो 18 वो तीर्थ और उनके विभाग और विभाग से संबंधित जो उनके कार्य थे वो देख लेते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो चलिए 18 वो तीर्थ कौन थे, यानी कि मंत्री कौन थे, यानी कि मंत्री परिषद कौन थी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जिसे पुरोहित कहते थे, ये राजा के बाद का पद होता था प्रधानमंत्री। और इस पद पर कौन थे, ये कौटिल्य थे। यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर कौटिल्य थे, कौटिल्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त के समय में जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, कौटिल्य था प्रधानमंत्री। बिंदुसार के समय भी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री आपके कौटिल्य रहे हैं, लेकिन उसके बाद खल्लाटक प्रधानमंत्री बनते हैं। अशोक के समय राधा गुप्त प्रधानमंत्री बनते हैं। ये मैंने तीनों ही पॉइंट आपको पढ़ाए हैं प्रीवियस के क्लास में, अगर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से विभाग किस किस को मिले हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही हम देखेंगे, सभी 18 तीर्थ नहीं देखेंगे, तीर्थों को यानी 18 विभागों को नहीं देखेंगे। ये समाहर्ता थे, ये राजस्व विभाग का मुखिया होता था समाहर्ता। ठीक है, सन्निधाता थे, ये कोषाध्यक्ष का कोष संभालता था, पैसा संभालता था, कोष को संभालता था सन्निधाता। तो ये भी एग्जाम में पूछे गए। ये सभी जो पॉइंट दिए गए हैं ये सभी एग्जाम में पूछे। ये समाहर्ता भी कई बार पूछा गया कि राजस्व विभाग का मुखिया होता था। सन्निधाता भी कोषाध्यक्ष का मुखिया होता था। प्रादेष्टा पूछा गया कई बार कि प्रादेष्टा क्या था, फौजदारी न्याय का कार्य देखता था। तो फौजदारी न्याय का कार्य कौन देखता था, प्रादेष्टा देखता था। ठीक है, जो व्यवहारिक था, व्यवहारिक भी एक पद था, वो दीवानी न्याय देखता था। तो व्यवहारिक क्या देखता था, दीवानी न्याय देखता था। कर्मांत जो था, कर्मांतक, कर्मांतक उद्योग धंधे का प्रधान था, यानी उद्योग धंधे का प्रमुख कौन था, कर्मांतक। तो ये आपको जो भी तीर्थों के बारे में दिया गया है इनको आपको याद करना है। ये पांचों, ये 7-8 तीर्थ हैं मुख्य मुख्य, वो हमने आपको उपलब्ध कराए। तो ये आपको याद कर लेना है कि समाहर्ता राजस्व विभाग का था, सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था, प्रादिष्टा फौजदारी न्याय देखता था, व्यवहारिक दीवानी न्याय देखता था, कर्मांतक उद्योग धंधे का प्रमुख था। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब 26 अध्यक्ष में जो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। कौन कौन से 26 अध्यक्ष हुआ करते थे, किस किस विभाग के। जैसे सीता अध्यक्ष का कार्य क्या था,
शीताध्यक्ष का जो कार्य था तो राजकीय या सरकारी भूमि का अध्यक्ष था। प्रश्न ये पूछे जाते हैं यहीं से, प्रशासन से ही, मौर्य काल के प्रशासन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद करना है। शीताध्यक्ष जो होता था वो राजकीय या सरकारी भूमि का अध्यक्ष होता था। अकराध्यक्ष जो होता था वो खान विभाग का अध्यक्ष होता था। अकराध्यक्ष का था खान विभाग का अध्यक्ष होता था। जो पणयाध्यक्ष होता था वो वाणिज्य विभाग का मुखिया होता था। पणयाध्यक्ष पणया अध्यक्ष जो था वो वाणिज्य विभाग का होता था। विविधता अध्यक्ष, जो विविधता अध्यक्ष है वो चारागाह का अध्यक्ष होता था। चारागाह का अध्यक्ष कौन था? विविधता अध्यक्ष होता। तो लक्षणाध्यक्ष था वो छपाई खाने का प्रमुख, सिक्का भी इसमें शामिल थे, यानी छपाई खाने में सिक्का भी शामिल थे, यानी कि लक्षणाध्यक्ष किसका थे? छपाई खाने का प्रमुख था। जो पौतवा अध्यक्ष था, पौतवा अध्यक्ष वो माप तौल का था। तो पा से माप तौल याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण अध्यक्ष थे मौर्य काल के प्रशासन के लिए। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाह का सॉरी, जैसे मान लिया आपको पत्तन से क्लियर हो रहा होगा कि पत्तन से बंदरगाह होता है। जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे थे तो लोथल एक स्थान पड़ता है गुजरात में, भोगावा नदी के तट पर। तो यहाँ से पत्तन के साक्ष्य मिलते हैं। तो पत्तन का मतलब बंदरगाह है। तो बंदरगाहों का मुखिया कौन था? पत्तनाध्यक्ष था। मेगास्थनीज ने इंडिका में इन्हीं अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहा। ये आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में जो अध्यक्ष 26 बताए गए हैं उनको क्या कहा? मजिस्ट्रेट, जो आजकल के जिलाधिकारी को कहा जाता है। इन अध्यक्ष को कितना? 1000 पण यानी कि चांदी का सिक्का वेतन मिलता था। ये अध्यक्ष थे जिसको पत्तना अध्यक्ष बोलते हैं, वो बंदरगाह का मुखिया। इनको 1000 पण वेतन मिलता था, चांदी का सिक्का होता था पण। ठीक है, तो ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है जो अध्यक्ष और तीर्थों से संबंधित है। अब देखिए हम दो लोग देख लेते हैं कि प्रांतीय प्रशासन कैसा था मौर्यों का। प्रांतीय प्रशासन का मतलब कि कुल 5 प्रांत थे मौर्य प्रशासन में। जो प्रांत के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसको आर्यपुत्र या कुमार कहते थे। कुमार का मतलब जो राजा का पुत्र होता था उसी को ही प्रांत का मुखिया बनाया जाता था, या प्रांत का वो मालिक होता था, या प्रांत का उसी को अधिकार था देखने का। तो वो राजा का पुत्र होता था, इसलिए उसे कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। प्रांत को चक्र के रूप में पुकारा जाता था। जैसे पहला जो प्रांत था, तो 5 प्रांत थे आपके मौर्य प्रशासन में। तो पहला जो प्रांत था आपका उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। इसकी जो राजधानी थी तक्षशिला थी। जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे थे तो उत्तरापथ मार्ग की बात हो रही थी, जो आज वर्तमान में जीटी रोड बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड जिसको बोलते हैं। तो उत्तरापथ जो मार्ग का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो पहला जो प्रांत था उत्तरापथ था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा जो प्रांत था दक्षिण प्रांत था, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। ये कहाँ थी? महाराष्ट्र में थी। तीसरा जो प्रांत था वो था अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन। ये आपको राजधानियाँ सभी की याद रखनी है क्योंकि ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सभी जितने भी पॉइंट आपको दिए जाएंगे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी इसमें फर्जी का पॉइंट आपको नहीं दिया जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है और आपको इसको रटना है कुल मिला के। अवंती जो है उज्जैनी की राजधानी है। प्राची पूर्वी प्रदेश था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और कलिंग की राजधानी तोसली। ये 5 प्रांत थे मौर्य प्रशासन के, जिनके मुखिया आर्यपुत्र या कुमार हुआ करते थे, राजा के यानी कि पुत्र। ठीक है, हम लोग मौर्य जो प्रशासन के मंडल देख लेते हैं, मंडल की प्रशासन देख लेते हैं। तो मंडल कितने थे? 4 मंडल थे मौर्य काल में। और इन मंडलों को क्या कहते थे? मुखिया को प्रादेष्टा बोलते थे, यानी कि प्रादेष्टा इन मंडल के मुखिया को बोलते हैं। वो कौन कौन मंडल थे, उनका मुख्यालय कहाँ था? यानी समापा मंडल कहाँ, इसका मुख्यालय टोसली था। कौशाम्बी एक मंडल था, इसका पाटलिपुत्र था मुख्यालय। इसिला एक मंडल था, वो उसका स्वर्णगिरी मुख्यालय था। और गिरनार मंडल था, इसका सौराष्ट्र। तो आपको चारों मंडल याद रखने हैं इसके मौर्य काल के प्रशासन के। समापा मंडल, कौशाम्बी मंडल, इसिला मंडल और गिरनार मंडल। और मंडल के मुखिया का नाम क्या था? प्रदेष्टा था। तो ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मंडल को आपको
याद रखना। देखिए मौर्य प्रशासन की इकाइयाँ क्या थी, जैसे आज वर्तमान में देखते हैं ग्राम है, ब्लॉक है, जिला है, प्रदेश है, उसके ऊपर आपका राष्ट्र है। तो इसी प्रकार के उस समय की इकाइयाँ क्या थी और उसके जो मुखिया थे उनको क्या कहते थे। जैसे सबसे छोटी इकाई जिला थी। जिला को हम विषय के नाम से जानते थे और इसके जो मुखिया का नाम था विषयपति के नाम से जानते थे। ठीक है, तो जिला एक इकाई थी, उसको हम विषय के नाम से जानते थे, उसके मुखिया को विषयपति कहते थे। ठीक है, जिला सबसे ऊंची इकाई, सबसे बड़ी इकाई थी। सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, इसके मुखिया को ग्रामणी या ग्रामपति के नाम से जानते थे। मौर्य प्रशासन की बात हो रही है, मौर्य प्रशासन की जो बात हो रही है इसमें जो जो इकाइयाँ बटी थी ग्राम से लेकर जिला के बीच, उनको क्या क्या कहते थे। जैसे ग्राम, एक ग्राम को कहते थे इसके मुखिया ग्रामणी या ग्रामपति बोलते थे। संग्रहण, संग्रहण 10 ग्रामों के समूह को क्या बोलते थे, संग्रहण बोलते थे। खारवेटिक, 200 ग्रामों के समूह को खारवेटिक बोलते थे। द्रोणमुख, 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख बोलते थे। स्थानीय, 800 ग्रामों के समूह को स्थानीय बोलते थे। ये सभी पॉइंट पूछे जाते हैं। और जिला को विषय के नाम से जानते थे और इसके मुखिया को विषयपति कहते थे। तो ये आपको याद रखना क्रम। ग्राम संग्रहण 10 गांव के, खारवेटिक 200, द्रोणमुख 40 गांव के, स्थानिक 800 ग्रामों का समूह, उसके ऊपर जिला। तो ये आपको इकाइयाँ याद रखनी, ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। मौर्य काल में न्याय विधान क्या था, न्याय व्यवस्था कैसी थी मौर्य काल में, तो आप लोग न्याय व्यवस्था के बारे में जाने थे। तो न्याय व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक था दीवानी न्यायालय और दूसरा था फौजदारी न्यायालय। जो दीवानी न्याय का मुखिया होता था वो व्यवहारिक कहलाता था, और जो फौजदारी न्याय का मुखिया था वो कहलाता था प्रदेष्टा। यानी कि प्रदेष्टा ही फौजदारी न्याय को देखता था और दीवानी न्याय को व्यवहारिक देखता था। तो ये दोनों आपको पॉइंट याद रखना कि दीवानी का कार्य क्या था, कौन इसका मुखिया था, फौजदारी का कार्य क्या था, कौन इसका मुखिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि इस समय कठोर दंड व्यवस्था थी। लोगों को मृत्युदंड, अंगविच्छेद, कारावास की सजा दी जाती थी। ये आपको याद रखना है क्योंकि कथन कारण में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में कठोर दंड व्यवस्था का विधान था, यानी कि मृत्युदंड का भी विधान था। अंग विच्छेद मतलब किसी के अंग काट लेना और कारावास की सजा का प्रावधान था। तो ये मौर्य काल की विशेषता थी। मौर्य काल में कर व्यवस्था क्या थी, कर कैसे टैक्स वसूला जाता था, कैसे मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था चलती थी। तो सीता जो था एक कर था। राजकीय भूमि से होने वाली आय को क्या बोलते थे, सीता बोलते थे। ये आपको याद रखना, ये यही प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी सब नए प्रश्न पूछे जाते हैं। सीता क्या था मौर्य काल में, तो सीता था आपका कि राजकीय भूमि से होने वाली आय थी। तो जो लोग अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल के मेन पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का शो दिया गया है, सॉरी लिंक दिया गया है। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आपको ये पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, जो डेली बेस पर आपको पढ़ाया जा रहा है, या किसी भी जो भी आपको वीडियो डाला जाएगा उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। डेली बेस पर आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया जाता है, उसकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पर डाल दी जाएगी। तो जो सीता था वो राजकीय भूमि से होने वाली आय आय थी। ठीक है, भू राजस्व जो दर था कौटिल्य कहता है कि 1/6 थी और मेगास्थनीज कहता था 1/4 थी। यानी कि वो भू राजस्व था टोटल भाग का, 1/6 कौटिल्य बताता है, मेगास्थनीज 1/4 बताता है। तो ये आपको याद रखना है। विविध क्या था मौर्य काल में, विविध एक चारागाह कर था। तो ये आपको याद रखना कि मौर्य काल में विविध शब्द चारागाह कर था। प्रणय कर कैसा था, ये आपदा कर था। प्रणय एक आपदा कर था, बलि एक धार्मिक कर था। तो ये आपको तीनों याद रखना, विविध चारागाह, प्रणय आपदा करता और बलि धार्मिक कर था। गुल्मदेह, गुल्मदेह एक सैनिक कर था। तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुल्मदेह कैसा करता, एक सैनिक कर था। ठीक है, तो ये प्रमुख करों की बात की थी, टैक्स कैसे वसूला जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में धान की फसल को सबसे योग्य व गन्ने की फसल को सबसे अयोग्य बताया। ये भी आपको याद रखना है।
कि कौटिल्य धान की फसल को सबसे योग्य बताता है और गन्ने की फसल को सबसे अयोग्य बताता है। इस समय लोग रबी फसल, खरीफ फसल और नगदी फसल करते थे, यानी तीनों फसलों का उपयोग करते थे मौर्य काल में। इस समय काशी, मालवा, बंगाल सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये भी याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है कि काशी, मालवा, बंगाल किस वस्त्रों के लिए? सूती वस्त्रों के लिए फेमस था। किस वस्त्रों के लिए? सूती वस्त्रों के लिए। व्यापारी के प्रमुख को सार्थवाह कहते थे। ये भी आपको याद रखना कि सार्थवाह किसको कहते थे? व्यापारी के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध जो बंदरगाह था भृगु कच्छ था या भड़ौच। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो मौर्य काल का जो आपका व्यापार होता था किस बंदरगाह से होता था? भृगु कच्छ या भड़ौच बंदरगाह से आपका व्यापार होता था। ठीक है। तो ये होता था भड़ौच या भृगु कच्छ से। ठीक है। तो आपको भृगु कच्छ या भड़ौच याद रखना। सार्थवाय आप रखना है, व्यापारी के प्रमुख को कहते थे। और सूती वस्त्रों के केंद्र कौन कौन थे? तो काशी, मालवा और बंगाल। तो ये आपको ये याद रखना है मौर्य काल में। ठीक है। मौर्य काल में सोपारा महाराष्ट्र दूसरा बंदरगाह था। पहले मैंने आपका बताया भड़ौच बंदरगाह जो गुजरात में पड़ता था वो बंदरगाह था, और दूसरा आपका था सोपारा महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्वी तट पर सबसे प्रसिद्ध जो बंदरगाह था ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे इम्पोर्टेंट था, पूर्वी तट पर। तो आपको ये तीनों बंदरगाह याद रखना है मौर्य काल की, क्या? भड़ौच, सोपारा और ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल में था। कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। तो ये जितने भी आपको पॉइंट है सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया तो 70 से 80% जो प्रश्न हैं आपके एग्जामों में यहीं से मिल जाएंगे। मौर्यकालीन सिक्के कौन कौन थे ये देख लीजिए। मौर्यकाल में कौन कौन सिक्के चलते थे? सोने के सिक्कों को मौर्यकाल में क्या कहते थे? निष्क या स्वर्ण सिक्का के नाम से जाना जाता था मौर्यकाल में सोने के सिक्के को। चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था मौर्य काल में? पण कहते थे, करसापण कहते थे, धरण कहते या शतमान कहते थे। तो ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। आपने देखा था कि 1000 पण में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। तो पण क्या था? एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। करसापण भी एक चांदी का सिक्का था, धरण भी और शतमान भी। तो आपको याद रखना ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि चांदी के सिक्के इनमें से कौन नहीं थे? तो निष्क एक स्वर्ण सोने का सिक्का था। जैसे तांबे के सिक्कों की बात करें तो माशक, कंकाड़ी, कांकड़ी, माशक, ये दोनों तांबे के सिक्के थे। अगर आप लोग ये मैटर ढूंढेंगे तो किसी बुक में नहीं मिलेगा जाता। कई बुकों को आप पढ़ेंगे तब जाके ये आपको मैटर मिलेगा। और ये जो नोट्स बने कई कोचिंगों समराइज करके नोट्स बनाए गए हैं। ये मान लीजिए आप जो मैटर आपको दिया जा रहा है फ्री में। नेक्स्ट देखते हैं मौर्यों का सबसे प्रचलित सिक्का क्या था? पण, जो क्या था? चांदी का था। चांदी का सिक्का था। मौर्यों का सबसे प्रचलित सिक्का था पण, जो चांदी का सिक्का था। ठीक है। तो ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा तो ये था मौर्य काले का प्रशासन, यानी मौर्य काल का प्रशासन। मौर्य काल का प्रशासन। तो आपको जितना भी मौर्य काल का प्रशासन पढ़ाया गया है आपको पूरी तरह से रट लेना है इसको। उसके बाद आप चाहें कोई बुक्स पढ़ सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे, कोई भी टेक्स्ट बुक गाइड। उसके बाद आप इसी की तर्ज पर हम लोग एक तो प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किए हैं। डेली बेस पर 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन डेली बेस पर कराए जाते हैं। और दूसरी घटना चक्र वन लाइनर। जैसे ही ये दोनों खत्म होंगे तो उसके बाद हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन प्रारंभ करेंगे। तो जिससे क्या है कि इतिहास विषय में कोई भी समस्या नहीं होगी किसी भी एग्जाम को देने में। तो उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन प्रारंभ कर देंगे। तो इसके बाद अगर ये आप पढ़ लिए तो इतिहास से संबंधित कोई भी समस्या नहीं हुई। इसी के बाद फिर हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अन्य सब्जेक्ट प्रारंभ करेंगे। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। धन्यवाद।